बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे दृढ़ता या परसिवरेंस के बारे में। जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नीति शास्त्र, अ, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इस खंड में कीवर्ड्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम उन कीवर्ड्स को और वो सभी मूल संकल्पनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है परसिवरेंस, और इसको हिंदी में हम दृढ़ता कहते हैं। तो आखिर दृढ़ता क्या है? तो देखो, हम सभी के जीवन में समय समय पर कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई चुनौती नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए थे, उनमें जो पहला था आर्य सत्य, वो क्या था? आप सभी को पता होगा कि सर्व दुखम, देर इज सफरिंग एवरीवेयर। दुनिया में दुख है और यह सार्वभौमिक रूप से विद्यमान है, कोई भी इस दुख से अछूता नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि हम सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। अगर आपने किसी दीर्घकालिक उद्देश्य या कोई ऐसे उद्देश्य को तय किया अपने जीवन में जो सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है, या आपने जीवन में कोई भी लक्ष्य तय किया, तो जब आप उस लक्ष्य को परस्यू करने की, पाने की कोशिश करते हैं, तो इस क्रम में आपके सामने समय समय पे चुनौतियां आती रहती हैं। लेकिन अधिकांशतः लोग ऐसे होते हैं जो इन चुनौतियों से डट कर लड़ने की बजाय इन चुनौतियों या कठिनाइयों को सामने देखकर गिव अप कर देते हैं, वो हार मान लेते हैं। यानी कि उनका जो प्रयास है वो निरंतर नहीं होता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर मानसिक शक्ति की कमी होती है, एक दृढ़ संकल्प की कमी होती है, और आत्मबल की कमी होती है। तो परसिवरेंस क्या है, दृढ़ता क्या है? कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में चुनौतियाँ आए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आए, तो उन कठिनाइयों, चुनौतियों और बाधाओं का डटकर सामना करना, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर कार्य करते रहना और हार न मानना, इसे ही हम कहते हैं परसिवरेंस या दृढ़ता। यानी जब परसिवरेंस की हम बात करेंगे, तो परसिवरेंस में कुछ तत्वों का होना बड़ा ही जरूरी है। परसिवरेंस में फोकस्ड डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। आपने जिस लक्ष्य को तय किया है, उस लक्ष्य के प्रति आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए। एक अटल विश्वास होना चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, जिसको हम स्टेड फास्टनेस भी बोलते हैं। साथ ही साथ आपके संघर्ष में निरंतरता होनी चाहिए या संघर्षशीलता होनी चाहिए। आपको परसिस्टेंटली एक के बाद दूसरी चुनौती, दूसरी के बाद तीसरी चुनौती, चाहे जितनी चुनौतियां आए, आपको चुनौतियों से हार नहीं मानना है और उन चुनौतियों से लगातार लड़ना है। इसी को हम कहते हैं अनवरत प्रयास या कंटिन्यूअस एफर्ट। बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से किया गया प्रयास, पेशेंस के साथ किया गया प्रयास, निरंतर प्रयास, इसे ही हम क्या कहते हैं? परसिवरेंस। तो मुझे लगता है कि आप इस शब्द को शायद समझ पाए होंगे, परसिवरेंस क्या है। तो परसिवरेंस की परिभाषा को एक बार हम देखते हैं इस पीपीटी पे, कि परसिवरेंस या दृढ़ता का अर्थ क्या है। तो परसिवरेंस या दृढ़ता का अर्थ है कठिनाइयों या सफलता में विलंब के बावजूद किसी कार्य में अडिग रहना। और कैसे किसी कार्य में आप अडिग रह सकते हैं? अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं, आपके अंदर निरंतर प्रयास करने की क्षमता है। खास तौर से तब जब आपके जीवन में बाधाएं हो, असफलताएं हो या हतोत्साहन हो, ऐसी दशा में भी आप निरंतर प्रयास करने में सक्षम हैं। और आप कब सक्षम हैं निरंतर प्रयास करने में? जब आपके अंदर मानसिक शक्ति, संकल्प और आत्मबल है। तो ऐसी दशा में ही आप निरंतर प्रयास कर सकते हैं। तो परसिवरेंस या दृढ़ता की एक सरल परिभाषा हुई कि दृढ़ता वह गुण है जो कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर प्रयास करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये दृढ़ता का एक सामान्य सा परिभाषा है कि दृढ़ता वह गुण है जो कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर प्रयास करने की शक्ति प्रदान करता है। अब जब हम दृढ़ता की बात करते हैं, तो दृढ़ता के साथ साथ, है ना, जब दृढ़ता के कंपोनेंट्स, यानी दृढ़ता जो है, परसिवरेंस से किन चीजों से मिलकर बना है, तो अगर आप इन सभी कंपोनेंट्स या अवयवों को देखें किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो आप इस बात का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि दृढ़ता क्या है। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? स्थिरता, कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स, प्रयास की निरंतरता। तो जो पहला
अवयव है वो क्या है? प्रयास की निरंतरता, यानी स्थिर होकर प्रयास की निरंतरता। इसी को हम क्या कहते हैं? धैर्यपूर्ण किया गया प्रयास। इसको हम धैर्यपूर्ण प्रयास भी कहते हैं। इसी को आप स्थिरता भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी, है ना। इसका मतलब क्या है? निरंतरता, स्थिरता। इसका मतलब यह है कि जो लक्ष्य आपने तय किया है, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सही प्रक्रिया होती है, सही प्रोसेस होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, सही दिशा में, एक शब्द मैं यूज करूंगा कि लक्ष्य को प्राप्त करने की सही दिशा में आप परिणाम की परवाह किए बिना अगर निरंतर प्रयास करते हैं, तो यह दिखलाता है कि आपके व्यक्तित्व में प्रयास की निरंतरता, धैर्यपूर्ण प्रयास या स्थिरता जैसे गुण हैं। आपके अंदर धैर्य है। लचीलापन का मतलब क्या है? लचीलापन का मतलब क्या है कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक या दो असफलता के बाद क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो नेवर गिव अप, इसका मतलब क्या है कि असफलताएं आपके जीवन में आएंगी, यह एक वास्तविक सच्चाई है। इस धरती पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने हर बार सफलता ही प्राप्त की है। असफलता मिलती है। सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन, हमारे जीवन के ये दोनों हिस्से हैं। तो हम सभी ने असफलताएं देखी हैं। रिश्तों में भी असफलताएं होती हैं। तो असफलताएं तो देखो सबने देखी है। तो लचीलापन क्या है कि असफलताओं के बाद दोबारा उठ खड़े होना, इतनी मानसिक शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, आपका आत्मबल इतना मजबूत होना चाहिए कि असफलताओं के बाद दोबारा उठ खड़े होना और पुनः सफलता के लिए प्रयास करना, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन को दिखलाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई देख लिया मैंने, 1-2 साल सिविल का एग्जाम दे के देख लिया, नहीं हो रहा है तो अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, है ना। तो लचीलापन होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टूवर्ड्स योर गोल। तो सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में लक्ष्य तय करना होगा। दूसरी बात है कि जो लक्ष्य आपने तय किया है, क्या आपने अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन किया है? बहुत बार ऐसा होता है कि लोग लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी क्षमता के बारे में पता नहीं होता। जैसे मैं अगर जीवन में ये लक्ष्य तय कर लूं कि मुझे सोनू निगम की तरह सिंगर बनना है, तो मैं तो फिर कहीं का नहीं रहूंगा। यानी मुझे मेरी क्षमता पता है, मुझे मेरे स्किल सेट पता है। तो जीवन में जो भी मैं लक्ष्य तय करूंगा वो अपने स्किल सेट के या कौशल के अनुसार ही तय करूंगा। तो देखो, लक्ष्य के साथ सबसे बड़ी बात है कि अपने कौशल के अनुरूप लक्ष्य तय करना, जो काफ़ी प्रैक्टिकल हो, जो अचीवेबल हो आपके कौशल के अनुसार, स्किल सेट के अनुसार, जिसको अचीव किया जा सकता है। फिर उसके बाद सही दिशा में काम करना, और सही दिशा में काम करने के साथ साथ क्या करना है? लंबे समय तक, दीर्घकाल तरीके से जो आपका उद्देश्य है उसको छोटे छोटे के घटकों में या कंपोनेंट्स में बांटकर उसको प्राप्त करने का प्रयास करना। ये दिखलाता है कि लक्ष्य के प्रति आप काफ़ी कमिटेड हैं, आप पीछे नहीं हट रहे हैं, आपको पहचान है अपने कौशल की, आपने सही लक्ष्य तय किया है, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, आप निरंतर काम कर रहे हैं, असफलताओं के बाद भी हार नहीं मान रहे हैं, एक असफलता के बाद दोबारा उठ खड़े हो रहे हैं। तो इसे ही कहा जाता है लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। और चौथा जो कंपोनेंट है वो क्या है? आत्म अनुशासन। देखो, जब भी हम किसी दीर्घकालिक उद्देश्य या बृहत्तर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन में विकर्षण आता है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं हमारे जीवन में। हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, हमारी डिज़ायर्स हमारे मन को अलग अलग दिशा में लेके जाती हैं और हम उस लक्ष्य से धीरे धीरे विमुख होने लगते हैं। तो हमें हमारे डिज़ायर्स को कंट्रोल करना होगा, हमें उन डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, और ये तभी हो पाएगा जब हम सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। यानी सफलता के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, और सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या है? इनर मोटिवेशन। आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, और आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो तो आप सेल्फ डिसिप्लिन भी बने रहोगे, आत्म अनुशासित भी बने रहोगे, और इस प्रकार से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। और चौथी और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रयास की एक विधि है, उस प्रयास की एक प्रक्रिया है। तो आपको, मैंने पहले ही बताया कि लक्ष्य की सही पहचान होनी चाहिए,
सही दिशा में काम करना चाहिए। आपको विधि या प्रक्रिया की भी जानकारी होनी चाहिए और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो मेथड फॉलो कर रहा हूँ, मैं जो विधि या प्रक्रिया का पालन कर रहा हूँ, यही विधि और प्रक्रिया अंततः मुझे सफलता की ओर लेके जाएगी। तो इस तरह से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। देखो, जो परसिवरेंस या दृढ़ता है, ये गुण वैसे तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये गुण सिविल सर्वेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, सिविल सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह गुण आम जन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सिविल सेवकों के लिए इस गुण का महत्व क्या है और यह गुण काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि परसिवरेंस या दृढ़ता का गुण सिविल सेवकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, आप सिविल सेवा में सफल होने के बाद, सिविल सेवा की परीक्षा में सफल होने के बाद एक सिविल सेवक के रूप में काम करेंगे, आप प्रशासन में जाएंगे और जब आप प्रशासन में जाएंगे तो जितनी चुनौतियां आज आपके जीवन में हैं, प्रशासन में जाने के बाद ये चुनौतियां कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जब आप अपने कर्म को कर रहे होंगे, जब आप अपने एक्शंस को कर रहे होंगे एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, नैतिक उत्तरदायित्व के साथ, जब आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे होंगे, उस समय आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स, राजनीतिक दबाव भी होंगे। उस समय आपके सामने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, नौकरशाही से जुड़ी हुई चुनौतियां या बाधाएं भी होंगी। कई बार ऐसा होगा कि आप किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं और आपके सामने लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां होंगी। और इन सब परिस्थितियों में आपको डट कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना है। तो आप कब कर सकते हैं? जब आपके अंदर प्रिजर्वेंस या दृढ़ परसिवरेंस या दृढ़ता जैसा गुण हो। दूसरी चीज, जब भी हम प्रशासन में हैं तो अनेकों बार हमें दीर्घकालिक नीतियों के का क्रियान्वयन करना होता है। जब मैं दीर्घकालिक नीतियों की बात कर रहा हूं तो दीर्घकालिक नीतियों का मतलब क्या है? ऐसी नीतियां जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या गरीबी उन्मूलन से जुड़ी हुई हैं। हम सभी को पता है कि भारत 1947 में, वर्ष 1947 में आज़ाद हुआ और भारत की आज़ादी के बाद तमाम ऐसी चुनौतियां भारत के सामने थी। अच्छा, तब से आज तक हम शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ड्रीम, जो सपना हमने 1947 में देखा था, आज भी वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाया है। आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं उस सपने के सामने। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी चुनौतियां हैं। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो पाई है? नहीं, गरीबी और भूखमरी आज भी है। लेकिन कहना यह है कि जब हम इस तरह की दीर्घकालिक नीतियों पर काम कर रहे हैं तो इसके लिए एक सिविल सर्वेंट को, सिविल सेवक को प्रिजर्वेंस, दृढ़ता के साथ, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ काम करने की आवश्यकता है। तब जाके आप दीर्घकालिक नीतियों का ठीक ढंग से क्रियान्वयन कर सकते हो। और इसके लिए जन सेवा की प्रेरणा तो जरूरी है ही है, क्योंकि एक सिविल सेवक के सामने अनेकों बार ऐसा होगा कि क्राइसिस लाइक सिचुएशंस, संकट जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। जैसे आप एक सिविल सेवक हैं, किसी जिला में जिलाधिकारी है और अचानक फ्लड आया, बाढ़ आया, फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, तो बाढ़ भी तो एक चुनौती है। उस चुनौती में आपकी जिम्मेदारी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोरोना जैसे पैंडमिक्स जो हैं, वहाँ पे सिविल सेवकों की चुनौतियाँ कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में आपको हॉस्पिटल्स विजिट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस तरह की सुविधाएं हैं और क्या कमियां हैं, क्या और प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो देखो, आप उस संकट वाले माहौल में भी हॉस्पिटल्स को विजिट कर रहे हो, पेशेंट से मिल रहे हो, घर के बाहर निकल रहे हो। जहाँ सारी दुनिया घर के अंदर कैद है, वहाँ आप घर के बाहर निकल के इन सभी चुनौतियों से डट रहे हो। यानी बाढ़ हो, महामारी हो, चुनाव हो, कहीं पे सांप्रदायिक दंगे हों, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी आपको काम करने के लिए तैयार रहना होगा। और इसके लिए कौन सा गुण जरूरी है? परसिवरेंस गुण बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अनेकों बार आपके सामने नैतिक संकट भी आएगा, और वो नैतिक संकट क्या है कि आपसे भ्रष्टाचार कारित करवाने के लिए आपके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि लोग मनमाना कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहेंगे, है ना, उसके लिए भी आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा। हो सकता है कि कई बार आपका स्थानांतरण हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। हो सकता है कि आपको सस्पेंड कर देने की धमकी दी जाए, आप सर्विस से, अपनी सेवा से असंतुष्ट हो जाएं। लेकिन
ऐसी दशा में आपको क्या करना है, ऐसी दशा में भी आपको मजबूत बने रहकर उन सभी चुनौतियों का मजबूती से सामना करना है, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखना है और परसिवरेंस के साथ इन सभी चुनौतियों से सामना करना है। तो परसिवरेंस एक सिविल सेवक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये परसिवरेंस या दृढ़ता केवल सिविल सेवक के लिए नहीं, ये आम जन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो, जब हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन के दोनों पक्ष हैं, सार्वजनिक जीवन और नैतिक जीवन। तो सार्वजनिक जीवन तो उनका भी है जो सिविल सर्वेंट्स नहीं है, राजनेताओं का भी सार्वजनिक जीवन है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका सार्वजनिक जीवन है, लेकिन इसके साथ हमारा एक व्यक्तिगत जीवन भी है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमें रिजेक्शन या अस्वीकृति को झेलना पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमें असफलताओं को झेलना पड़ता है। यह असफलताएं रिश्तों में भी असफलताएं हो सकती है और इनसे निराशा पैदा होती है, डिसअपॉइंटमेंट पैदा होता है। तो अगर दृढ़ता जैसा गुण आपके अंदर है, परसिवरेंस जैसा गुण आपके अंदर है, तो आप इन व्यक्तिगत चुनौतियों का काफ़ी कठिनाई से, काफ़ी मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे। और परसिवरेंस या दृढ़ता जैसा गुण अगर आपके अंदर है, इसका मतलब है कि आपके अंदर आत्मानुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, आप इनर मोटिवेशन से गाइडेड हैं, आप अ, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप असफलताओं से हार नहीं मानते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में यकीन रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गुण है, ये आपके व्यक्तित्व की पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करेगा, और जब ये आपके व्यक्तित्व या पर्सनालिटी की पॉजिटिविटी को रेस्पेक्ट करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप आसपास के दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे, यानी कि आपका चरित्र दूसरों के लिए भी उदाहरण बनेगा। तो ये बात हमें समझनी है कि चरित्र निर्माण भी इस दृढ़ता या परसिवरेंस की वजह से होता है। निजी जीवन में दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति का मतलब क्या है? जैसे एक साधारण सा एग्जांपल लो कि जैसे आप स्पोर्ट्स, क्रिकेट या फुटबॉल जैसा खेल खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं और आपका सपना है कि आपको इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है। तो सोचो ये जर्नी, ये कितनी यात्रा कितनी कठिन है और यहाँ पे कितनी कठिन प्रतिस्पर्धा है। इसके अलावा चाहे खेल हो, चाहे रिश्ते हो या फिर पढ़ाई लिखाई हो, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हो, हर जगह हमें क्या करना है? हर जगह हम एक दीर्घकालिक लक्ष्य तो तय करते हैं अपने जीवन में। आपने देखा होगा, जैसे ही आप 10th क्लास पास करते हो तो उस समय सोचते हो आपको क्या करना है ना? आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, एक तो लक्ष्य आप तय करते हैं ना, या आईएएस भी बनना है तो पहले मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। आप कुछ ना कुछ लक्ष्य तय करते हो अपने जीवन में, फिर आप क्या करते हो? उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में काम करते हो कि मुझे आईएएस बनना है, बट आईएएस बनने से पहले इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है, या फिर मुझे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है ना? उसके पहले मुझे नेट जेआरएफ क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसके बाद मुझे आईएएस बनना है। तो इस तरह से हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ लक्ष्य तय करते हैं और फिर उस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करते हैं। तो जब तक परसिवरेंस नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगा, वो लक्ष्य प्राप्ति हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हम शायद बीच में ही गिव अप कर जाएं। तो कंसिस्टेंट एफर्ट विथ पेशेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। निरंतर धैर्य के साथ किया जाने वाला प्रयास बहुत ही ज़रूरी है, और यही प्रयास क्या है? दृढ़ता। असफलताओं से हार नहीं मानने की जो आपकी क्षमता है, यही क्या है? दृढ़ता या परसिवरेंस। ओके, तो ये बात हमें समझनी है कि जब हम इस दिशा में काम करते हैं और धीरे धीरे जब हमारा एटीट्यूड ऐसा बन जाता है, तो फिर हम क्या देखते हैं कि हम हार नहीं मानते हैं, हमारा खुद पे भी विश्वास होता है, हम दूसरों को भी मोटिवेट करते रहते हैं, दूसरों को भी एनकरेज करते रहते हैं, हमारे आसपास पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है, यानी कि जो आत्मसम्मान और भावनात्मक शक्ति है, इसका भी निरंतर विश्वास होता जाता है। जब आपको खुद पे विश्वास होता है तो आप दूसरों में भी विश्वास पैदा कर सकते हैं। इसका इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आप सिविल सेवा अभ्यर्थी हैं और आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे उदाहरण हैं। जैसे देखो, जब भी आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने का निर्णय लेते हो तो कुछ लोगों को तो सफलता मिल जाती है, पहले दूसरे प्रयास में ही मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको 4 साल 5 साल तक तैयारी करनी पड़ती है। हो सकता है उनको सफलता 5वें प्रयास में मिले,
जैसे इस वर्ष 2024 की यूपीएससी टॉपर है ना, तो उनको 5वें प्रयास में सफलता मिली और फर्स्ट रैंक मिला। तो आप सोचिए कि जिस दिन से आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपने क्या किया, एक लॉन्ग टर्म गोल सेट किया, दीर्घकालिक लक्ष्य को तय किया। तो आप एक कमरे में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं एक दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए, वृहत्तर उद्देश्य के लिए। वहीं आपके साथ पढ़ने वाले जो दोस्त हैं वो अपने करियर प्रोग्रेशन कर रहे हैं, अपने करियर में आगे जा रहे हैं। जो इंजीनियर हैं वो हर साल उनके पैकेजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, इंडिया से यूएस वो चले जाते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो अपने करियर में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो एकेडमिक्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बीए एमए करके वो कॉलेज लेक्चरर और प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन फिर भी आप तमाम जोखिम को उठाते हुए 4 या 5 साल इस तैयारी में निरंतर लगे रहते हैं। तो ये जो आपका विश्वास है, ये जो आपकी क्षमता है कि आपने लगातार 3 4 5 साल तक, 6 साल तक बिना अपनी असफलताओं से हतोत्साहित हुए बिना निरंतर अपना प्रयास जारी रखा, अपना अध्ययन जारी रखा, अपनी पढ़ाई जारी रखी और अंततः आपने इस परीक्षा को पास कर लिया। ये दिखलाता है कि आपके अंदर परसिवरेंस या दृढ़ता जैसा गुण है। यानी व्यक्तिगत चुनौतियों के सामना के लिए परसिवरेंस या दृढ़ता जैसा गुण महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है व्यक्तिगत चुनौती। ये व्यक्तिगत चुनौती है, ठीक है, कि आपने एक गोल सेट किया और उसके लिए आप निरंतर क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा और ये बड़ा ही सरल सा एग्जाम्पल है, शायद आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिविल सेवा में चयनित तो हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सिविल सेवा में चयन होने के बाद एग्जिट, इसका मतलब क्या है कि वो नौकरी छोड़ के और किसी अन्य विकल्प की तलाश में भटकने लगते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने सिविल सेवा को ज्वाइन किया, फिर छोड़ा और आज वो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। तो इसके पीछे देखो, पहला तो एक कारण हो सकता है कि आपका पैशन है टीचिंग, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और आप पढ़ा रहे हैं। बट इसके अतिरिक्त भी दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे एक आईएएस के रूप में या एक आईपीएस के रूप में आपकी तैनाती किसी पिछड़े जिले में हो गई 4 या 5 सालों के लिए, और आपकी परवरिश दिल्ली जैसे शहर में हुई है। जीवन का 25 से 28 वर्ष आपने बड़े शहरों में गुजार दिया जहाँ तमाम तरह की सुविधाएं हैं, और अचानक जब आप उस पिछड़े जिले में जाते हो और उस पिछड़े जिले में भी काफ़ी सीमित संसाधनों के साथ आपको हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप 2 3 साल में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल और वो चुनौतियां दोनों एक दूसरे के साथ तारतम्यता नहीं बिठा पाती हैं। तो फिर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा लुक्रेटिव करियर क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा आकर्षक विकल्प क्या हो सकता है, जहां मैं महानगर में भी रहूं, अच्छे पैसे भी कमा सकूं, तो और साथ ही साथ मेरी जो ये आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है, या परीक्षा में जो मेरी सफलता है, इसको भी मैं कैश कर सकूं। तो ऐसी दशा में आप किसी दूसरे विकल्प की भी तलाश करते हो। तो देखो, कई बार तो सिविल सेवा में जाने के बाद क्विट करने का निर्णय, इसके पीछे एक बृहत्तर उद्देश्य है, क्योंकि सरकार आपको बांध के नहीं रख सकती। आप इंडिविजुअली आप फ्री हैं अपना जो ऑक्यूपेशन है इसको चूज करने के लिए, बट उसके पीछे एक कारण यह भी है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सिविल सेवा में चयन होने के बाद आप चाहे जिस पद पे रहें, सिविल सेवा आपको इतना अवसर देता है कि आप डायनेमिक काम कर सकते हैं। आप उसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए, रूरल पोस्टिंग पाते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या किसी रिवर को रिवाइव करना है उस क्षेत्र में 4 5 साल निरंतर प्रयास करके इतना अच्छा काम कर सकते हैं कि दीर्घ काल में आपको उस काम की वजह से नेम फेम और रिकग्निशन तो मिलेगा ही, है ना, आप दूसरों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने कहा कि लक्ष्य का जो चयन है ये बड़ा ही सावधानी पूर्वक होता है। कई बार तो हमारी आधी से अधिक उम्र बीत जाती है और हम यही नहीं जान पाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है। हम एक भेड़ चाल में चल रहे होते हैं। सारी दुनिया आईएएस बनना चाहती है तो हम भी बनना चाहते हैं, सब इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हम भी बनना चाहते हैं। अधिकतर लोग जॉब छोड़ के एजुकेटर्स बन जा रहे हैं कि हाँ ज़्यादा पैसे हम कमा सकते हैं, तो हम भी जॉब छोड़ के एजुकेटर बन जाए। तो ये पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है, इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की क्षमताओं का सही मूल्यांकन कर ही नहीं पाता है और लक्ष्य को तय कर ही नहीं पाता है। क्योंकि एक बार अगर आपने लक्ष्य को तय कर लिया और उसके बाद आपके एक्शंस बहुत ही डिटरमाइंड है, बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही प्लान्ड है,
और आप पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं, तो आप चाहे जिस सेवा में जाएं, सिविल सेवा में, वहां जाकर आप बेहतर कर सकते हैं, देश के लिए ज़्यादा बड़ा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा परसिवरेंस का, वो बड़ा ही लोकप्रिय एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है एडिशन का। एडिशन का नाम आपने सुना होगा, थॉमस एडिशन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, और 1000 बार विफल होने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। लेकिन देखो हमारी नज़र में क्या है कि 1000 बार फेल हुआ, फिर उसने बल्ब बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। एडिशन उसको कैसे देखता है? एडिशन ये कहता है कि मैं फेल कहाँ हुआ, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने वो 1000 तरीके ढूंढे जिससे कि ये बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो देखो, जिस आदमी के अंदर परसिवरेंस जैसी क्वालिटी होगी, उसका पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड होगा, उसकी सकारात्मक सोच होगी, और उसके अंदर पॉजिटिविटी होगी, सकारात्मकता होगी, वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करेगा, हमेशा अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करेगा। परसिवरेंस को, दृढ़ता को हम भगवत गीता के भी एक उदाहरण से समझ सकते हैं। भगवत गीता में एक पंक्ति है श्लोक की, और बहुत ही लोकप्रिय पंक्ति है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ क्या है? यानी कि निष्काम कर्म, कर्म के फल की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करने की जो प्रेरणा है, वो हमें इन पंक्तियों से मिलती है। यानी ये पंक्तियां हमें क्या बता रही हैं कि सही दिशा में, सही लक्ष्य के चुनाव के साथ आपको निरंतर कार्य करना है, आपको फल की चिंता नहीं करनी है। आप सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन आपको सही दिशा में निरंतर कार्य करना है। तो इस तरह से आप एक दीर्घकालिक उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे, जो सार्वभौमिक कल्याण और बृहत्तर उद्देश्यों से संचालित होगा। इसी तरह से एक और इसका लोकप्रिय एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध का नाम हम सबको पता है, और महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और दुनिया को मार्गदर्शित किया। तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की तो बात की ही थी, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की भी बात की थी, 8 फोल्ड पाथ की बात की थी। और उस अष्टांगिक मार्ग में से एक मार्ग है राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास, है ना, सम्यक व्यायाम। तो ये राइट एफर्ट क्या है? राइट एफर्ट क्या है कि लगातार सही दिशा में सही लक्ष्य को चेज करने के लिए निरंतर प्रयास करना, असफलताओं से हार माने बिना निरंतर प्रयास करना, यही तो है राइट एफर्ट। इसके अतिरिक्त जो विंस्टन चर्चिल का जो फेमस स्टेटमेंट है कि सक्सेस या सफलता अंतिम नहीं, कोई भी सफलता अंतिम नहीं, और कोई भी सफलता घातक नहीं। नो सक्सेस इज फाइनल, नो फेलियर इज फैटल। यानी देखो हमारे जीवन में आप देखोगे, आपको लगता है कि कोई आदमी ज़्यादा सफल है, आपको लगता है अरे यार मैं जो प्रयास कर रहा हूँ मैं कम सफल हूँ, ठीक है। तो देखो, जो सफल है या जो असफल है, निरंतर कुछ नहीं है, कॉन्टिन्यूअस कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। जो आज है वो कल नहीं है, जो आज सफल है कल वो असफल होगा, जो आज असफल है वो कल सफल होगा, और ये प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहती है। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में, जहाँ पे सब कुछ ट्रांजिएंट है, कुछ भी फिक्स नहीं है, सफलता अंतिम नहीं, असफलता घातक नहीं, ऐसी दशा में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्व रखती है या मायने रखती है, वो क्या है कि उसका प्रयास करना। असफलताएं या बाधाएं आए, फिर भी उन बाधाओं से डट कर लड़ना, उन बाधाओं से लड़ने की कोशिश करना, उन बाधाओं से निपटने की कोशिश करना, और निरंतर सही दिशा में प्रयास करना। तो इससे आप परसिवरेंस का मतलब शायद समझ पाए होंगे। अब एक सवाल ये उठता है कि परसिवरेंस या दृढ़ता जैसे गुणों का बच्चों के अंदर विकास कैसे किया जाए। तो देखो, शिक्षा के महत्व को तो हम नकार नहीं सकते। तो इसमें पहला जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, वो है कि मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करवाना। देखो, जब हम स्कूल्स में पढ़ रहे थे तो वहाँ नैतिक शिक्षा और धर्म दर्शन जैसी चीज़ें हमें पढ़ाई गई। नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन। तो स्कूल के करिकुलम में मोरल एजुकेशन या नैतिक शिक्षा को शामिल करने का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को जो शिक्षा मिले वो कैसी मिले? मूल्य आधारित शिक्षा मिले। जैसे आपके सिविल सर्विस एग्जाम में, मेंस में जीएस पेपर 4 2013 से इंक्लूड किया गया एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जो मूल्य आधारित आपकी शिक्षा हुई है, एक तो उसको हम टेस्ट कर सकें, और जब हम टेस्ट करेंगे तो उसके लिए आप पढ़ेंगे भी, तो फिर से आप एक बार नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को पढ़ेंगे, जैसे अभी आप जीएस पेपर 4 पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आप प्रिपेयर हो जाएंगे
फ्यूचर जर्नी के लिए, भविष्य की यात्रा के लिए। जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे वहाँ पे भी आपको एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके ज्ञान की सीमा का और भी अधिक विस्तार होगा। तो मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करके धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर, जैसे अरस्तु भी इस बात को कहता है कि चरित्र, हमारे नैतिक कर्म, हमारे कर्म नैतिक रूप से सही होंगे, इसके लिए फोकस उसने कहाँ दिया, चरित्र पे। और चरित्र का निर्माण कैसे होगा, है ना, तो सद्गुणों से होगा। और सद्गुणों को, वर्च्यूज को हम सीख कैसे सकते हैं, तो निरंतर प्रयास और अभ्यास से सीख सकते हैं। ये बात अरस्तु भी कहता है। यानी मूल्य आधारित शिक्षा हमें इन मूल्यों से परिचित कराएगी और फिर उन मूल्यों को हम निरंतर अभ्यास द्वारा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे हम अपने व्यक्तित्व में दृढ़ता या परसिवरेंस जैसे गुणों का विकास कर सकते हैं। सिविल सेवा ट्रेनिंग की बात मैंने आपको बताई कि ट्रेनिंग में भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स और रियल लाइफ सिचुएशंस में क्या क्या डायलेमास हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में आ सकती हैं, ये सारी बातें बताई जाती हैं। इसके बाद सहयोगी पारिस्थितिकी, इसके रोल को, इसकी भूमिका को हम नकार नहीं सकते। और ये सहयोगी पारिस्थितिकी क्या है, सपोर्टिव इकोसिस्टम। देखो, अपने आसपास नज़र डालो, आपके आसपास आपके रूम पार्टनर्स, फ्लैट पार्टनर्स, फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्य होंगे, आपके टीचर्स होंगे, आपके मेंटोर्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, तमाम ऐसे लोग हैं। तो आपके आसपास कैसे लोग हैं? अगर आपके आसपास सकारात्मक सोच वाले लोग हैं, जो आप में लगातार सकारात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं, या फिर अपने जीवन में भी वो इनर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन से गाइडेड हैं, वो लोग हार नहीं मानते हैं, ईमानदारी से सही दिशा में सही लक्ष्य को चेस करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट आपके मन पर भी होगा, इसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर भी होगा, और धीरे धीरे आपके अंदर दृढ़ता जैसी गुणों का विकास होगा। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो साथ है, आपके जो दोस्त मित्र यार हैं, हमेशा एक अच्छी कंपनी में रहने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो जीवन में एक अच्छा व्यक्तित्व अपना गढ़ने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, या सफलता की ओर जाने के लिए, अगर मैं मुझसे पूछोगे कि सबसे सरल तरीका क्या है, तो 10,000 किताबों को पढ़ने से ज़्यादा आसान तरीका है कि 10 सही व्यक्तियों का चुनाव करना और उनकी कंपनी में रहना। तो हम उनके अनुभवों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि बच्चों को, बस पहले बच्चों के अंदर स्किल या कौशल का विकास करना है, उनको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना है, और साथ ही साथ बच्चों को इतना कैपेबल बनाना है, इतना योग्य बनाना है कि वो अपने स्किल सेट की ठीक ढंग से पहचान कर सकें। तो जब वो अपने स्किल सेट को, अपने कौशल को ठीक ढंग से आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान कर लेंगे, अपनी क्षमताओं का सही आकलन कर लेंगे, तब जाके वो सही लक्ष्य का निर्धारण कर पाएंगे। और जब सही लक्ष्य का निर्धारण कर लें तो सही दिशा में अगर उनको गाइडेंस मिले, उनको मार्गदर्शन मिले, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं, है ना। और अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस या प्रक्रिया को अगर आप देखो, तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में क्या है, दृढ़ता ही तो है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी तो वो बच्चा दृढ़ होकर अपने जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकता है। और आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी है। आत्मचिंतन इसलिए ज़रूरी है कि आत्मचिंतन ही हमें आत्मबल प्रदान करता है। हमारे जीवन में तनाव होता है, हमारे जीवन में विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हमारे जीवन में असफलताएं होती हैं, और उससे मानसिक अवसाद उत्पन्न होता है। तो उस मानसिक अवसाद से लड़ने के लिए अगर व्यक्ति आत्मचिंतन करे, अकेले बैठे, सोचे, चिंतन मनन करे, और तो उसको सही दिशा अपने आप दिख जाती है। इसीलिए चिंतन का, मनन का, ध्यान का हमारी योग परंपरा में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कीवर्ड को, इस शब्द को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे कि दृढ़ता या परसिवरेंस क्या है। धन्यवाद।